नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। जनचौक की इस खास चर्चा में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हिंदी पट्टी के उन चुनिंदा बुद्धिजीवियों में हैं जो संविधान के बारे में, जो सामाजिक न्याय के बारे में, जो देश के एक सेक्युलर फैब्रिक के बारे में और सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है दलित, वंचित, पिछड़ी जातियों के उन मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पर लगातार एक सक्रिय हस्तक्षेप करते रहे। लेकिन 14 साल से पढ़ा रहे कॉलेज में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को एक झटके से नौकरी से हटा दिया गया। नौकरियों से हटाना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हटाना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। यह बताया जा रहा है कि दरअसल जो व्यक्ति भी इस सत्ता संरचना के विरुद्ध बोलेगा, खासतौर पर आरएसएस जिस तरह शिक्षा के केंद्रों पर हावी हो रहा है उसके खिलाफ बोलेगा, सामाजिक न्याय के प्रश्न को बड़े प्रश्नों से जोड़ेगा, उसके लिए जीवन कितना मुश्किल कर दिया जाएगा। आज इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ आप देख ही रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं हमारे साथ। तो मैं उनसे पहला सवाल तो इस घटना के बारे में ही पूछ लेता हूं, संक्षेप में, कि आप कहां पढ़ा रहे थे और कितने दिन आपने पढ़ाया। थोड़ा तथ्यात्मक रूप से कुछ तो मैंने बता ही दिया है, और आप अपने हटाए जाने की क्या वजह समझते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी और जनचौक के सभी दर्शकों का अभिवादन। असल में वो है ना कि हम भी अगर लब न खोले तो बोलेगा कौन। बोलना पड़ा क्योंकि शिक्षक होने के पेशे के पहले हम एक विद्यार्थी थे और रहे हैं, आज भी हैं। विद्यार्थी होने के साथ, शिक्षक होने के साथ इन शैक्षणिक संस्थाओं ने जो बुनियादी एक बात सिखाई, एक ही चीज अब तक बताई, वो यही है कि सच को सच और झूठ को झूठ कहा जाए। इतना साहस हो कि अन्याय के खिलाफ बोला जाए और न्याय की पैरोकारी की जाए। मतलब पूरा निचोड़ हमारी ट्रेनिंग का, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हमें यही मिला और यही हम पाए और यही हम दे रहे थे। तो अगर वो अन्याय हमारे ही ऊपर हो, वो झूठ हमारे ही ऊपर आरोपित किया जाए और हम खुद के लिए भी ना बोले केवल इस डर से कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे, तो असल में जो नहीं भी बोल रहा है वो भी मारा जा रहा है। तो खामोशी की हार कबूल करने से बेहतर है कि क्यों ना लड़ाई लड़ी जाए। जी, तो इसी बिल्कुल। पृष्ठभूमि में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। क्यों लड़ी जा रही है? क्योंकि असल में मैं अब तक 14वां साल मेरा चल रहा है। आपने इंट्रो में सारी बातें बता भी दी है। संक्षेप में ये कहूं कि आपके ही अनुज रहा होऊंगा, आप जिस विश्वविद्यालय से रहे, आजमगढ़ से निकल करके घर वालों ने अगर पढ़ाई की कीमत समझी तो बहुत कुछ कुर्बान करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक ढकेल के पहुंचाया हमें, वो मौका दिया हमें कलम और किताब लेने का। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपर ऑफ द बैच रहा। और ये मैं अब तो दावे से कह रहा हूं, पहले नहीं बोलता था, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ रहा है, इसकी वजह भी है। फिर दिल्ली आया आईएएस बनने की तैयारी करना, लेकिन अपीयरिंग में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर गया। और हम जैसी पहली पीढ़ी के लोगों को बड़े शहरों में रहने के खर्चे देना, परिवार की मुश्किलें होती है, तो जेआरएफ मिलने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेके फेलोशिप के साथ 1-2 साल तैयारी किया। पढ़ाने का जैसे ही मौका मिला 1 सितंबर 2010 से, तो मुझे ये लगने लगा कि ये मेरे मन का काम है। मेरी कक्षाएं, मेरा सिलेबस, मेरी किताबें, लिखना, पढ़ना, अपनी कक्षाओं में जाना, और धीरे धीरे इसी को हमने चुन लिया करियर के एक विकल्प के रूप में, बाकी सारे विकल्पों को किनारे कर दिया। 14वां साल चल रहा है, 1 सितंबर 2023 को पूरा हो गया और एडहॉक बेसिस पर था मैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर। असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा होता है, सैलरी पूरी मिलती है, बस आपको 4-4 महीने के रिचार्ज कूपन की तरह रिचार्ज किया जाता है। ये विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाने वाले देश की हकीकत है कि वहां ठेके पर गुरु रखे जाते हैं, ठेके पर प्रोफेसर रखे जाते हैं, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो आए थे कि आप परमानेंट कर देते तो हम परमानेंट होते। लेकिन 40-42 बार
मेरे कॉलेज ने, मेरे विश्वविद्यालय ने मुझे एक काबिल शिक्षक समझा, मैंने अपनी एलिजिबिलिटी से वो पद पाया, अपनी मेरिट के दम पर वो पद पाया, और 14वें साल बाद जब पहली बार मेरे कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो रहा है परमानेंट सिलेक्शन कमेटी के जरिए, तो वो अपॉइंटमेंट 2010 के बाद पहली बार हो रहा है, यानी इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। बाहर बहुत 25-30 इंटरव्यू दिए, और एकेडमिया को करीब से जानने वाले लोग समझते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो भी ये बात समझें, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के इंटरव्यूज लेकर के कोई 25 साल की आपकी एकेडमिक मेरिट देखता है। ये बहुत करप्ट सिस्टम है, टोटल करप्ट सिस्टम है। इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले लोग खुदा बनकर बैठते हैं, क्योंकि ऊपर कहीं वो समझौता कर चुके होते हैं कि हमारी पत्नी को आप नौकरी दिलवा देना, मेरी बेटी को करवा देना, और जो आप कहोगे मैं उसको नौकरी दे दूंगा, और इस समझौते से पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा था, और उसी समझौते के तहत कुछ लोग आते हैं। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, जिसके हिंदी विभाग में मैं पढ़ा रहा था, वहां अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी बैठती है, 3-5 दिन सिलेक्शन कमेटी होती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं, एपीआई, जो एकेडमिकली आपके मेरिट देखते हैं, उसमें 100 में 96 नंबर मेरे। तो मैं 14 साल से पढ़ाने वाला व्यक्ति, मैं गोल्ड मेडलिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, 96 मेरा एपीआई, मेरे ऊपर शायद कोई नहीं रहा, मतलब मेरा दावा है कि कोई नहीं था। यानी मेरिट अगर चेक करके मुझे नौकरी दी जाती तो मुझे कभी नहीं निकाला जाता। और जब आखिरी दिन सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो वो ये कहती है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हमें बाहर करना है, बाकी आप सब मिलकर जिसको चाहे उसको कर लें। क्यों बाहर करना है? क्योंकि ऊपर से आदेश है, हमें निर्देश दिया गया है कि इनको बाहर करो। किस आधार पर बाहर करना है? नहीं भाई, ये सब पता नहीं। हमारे विभाग के टीचर वहां बैठ करके कहते हैं कि इसका इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ, 15 मिनट में आपने जितने सवाल पूछे उसका जवाब दिया, एकेडमिकली इसका स्कोर ये है, टॉपर ऑफ द बैच है। क्यों निकाल रहे हैं? असल में पंकज दा, यहीं से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। आपने क्यों निकाला? और वो वजह मुझे जाननी है। मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल बताए, वाइस चांसलर बताए, और शिक्षा मंत्री बताए, और अगर अभी चुनाव नहीं है तो डियर प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा इंटरेस्ट ले लें। विश्वविद्यालय का मामला है, ये वही विश्वविद्यालय जिसके खुद प्रधानमंत्री की डिग्री है। अब वो डिग्री कैसी है इसको देश जानता है, लेकिन कम से कम इतना तो बताएं। यहीं से मेरी लड़ाई शुरू हुई। मुझे वजह पता है कि आपने क्यों निकाला है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको कबूल करके बताइए। इसीलिए ये पूरी लड़ाई चल रही है। मेरे अलावा बाकी सारे लोग परमानेंट कर दिए गए। मेरे विभाग में जितने लोग पढ़ा रहे थे सबको टर्मिनेट करके बाकी को इंडिविजुअली परमानेंट कर दिया गया, मुझे बाहर कर दिया गया। क्यों जी, और आधार क्या है? जी बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि वहां का जो ध्येय वाक्य है, क्विट रमी टट और अरबरिस, यानी जहां पर जाइए, यानी जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। तो खुशी की बात यह है कि आप एक ऐसी शाखा हैं जो खुद एक वृक्ष बनने की ओर हैं। कम से कम अगर इस देश में लोकतांत्रिक चेतना की जो की बात है या उसके संघर्ष की बात है, अ, आप जिस पृष्ठभूमि पे आए, आप जैसे लड़के, आपने कहा पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं। 14 साल के बाद तो राम का वनवास खत्म हो गया था, और 14 साल बाद आपको जो है वन में भेजने की तैयारी हो रही है, या कर ही दिया गया। लेकिन कभी काटा गया होगा एकलव्य का अंगूठा। मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण एकलव्य हैं, और एकलव्य ने चाहे जिस वजह से स्वीकार किया हो, लक्ष्मण इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। बहरहाल, हमारे आप दर्शकों को ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है। अब आपके नाम के आगे यादव लगा है तो जाहिर है आप एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। आप कोई ये मानेगा नहीं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कोई पिछड़ा वर्ग तो नहीं होता है, शूद्र ही होते हैं। जो श्रमिक जातियां हैं सबको शूद्र बता दिया गया है। जो मेहनत करते हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि कार्य हो। तो आप जैसे छात्रों के लिए, और मैंने इलाहाबाद में देखा है, लोग बच्चे जो किराए के मकानों में रहते हैं उसमें सीढ़ी के नीचे भी जो जगह होती है उसमें भी एक तखत डाल के कैसे रहते हैं, एक स्टोव लेके। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। कितना मुश्किल होता है आजमगढ़ के किसी गांव से निकलकर दिल्ली पहुंचना। ये जो संघर्ष है, और वो सपने कुचले जा रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष के बारे में बताइए, आप कैसे पहुंचे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किस्सा इतना लंबा है पंकज दा कि इस पर एक किताब लिख रहा हूँ, और जी। उसका मजमून भी यही रहेगा, ठेके पर प्रोफेसर। हम्म। और उसमें बहुत तफसील से मैंने सिलसिलेवार वो पूरी दास्तां बयां करने की कोशिश की है। 1-2 महीने में उसको लाने की भरसक कोशिश रहेगी।
और निचोड़ उसका यही है कि हम जिस पूर्वांचल के इलाके आजमगढ़ से आते थे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पिछड़ा या बहुत उस तरह, लेकिन शिक्षा की अहमियत समझने वाला परिवार मिला। खेती किसानी के औजारों को हाथ से छीनता है। गाय भैंस चराने जो बचपन में जाया करते थे, उसके पगहे को हाथ से छीन कर उसको उसके खूंटे में बांधा और हमें कलम के खूंटे में बांधा। तो उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा। और मुझे आज भी याद है पंकज दा कि हम वो लोग हैं, और आप सब जानते होंगे, अधिकांश जो लोग पढ़ने, अगर कोई एक या दो बच्चा इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर चला गया, दिल्ली आ गया, तो फिर तो बात ही अलग, दिल्ली आने का सपना ही नहीं देख पाते। उनके घरों में शायद पेंट बहुत साल तक नहीं होते, दीवारें टपकती हैं तो केवल इसलिए वो खर्चे बचाए जाते हैं कि कोई बाहर पढ़ने गया है, उसकी फीस देनी, उसका महीने का खर्चा देना है, जरूरत पड़ती है, एक कपड़ा कम खरीदा जाता है, वो हमने, हमारे परिवार ने, हमारे लोगों ने त्याग किया तो हम पढ़ पाए। 1500 रुपए घर से मिलते थे, 250 रुपए के कमरे में रहते थे, 250 रुपए फीस हुआ करती थी, जहां जाते थे, साइकिल से चला करते थे, 2 जोड़ी कपड़ा, वो सब किस्सा मैं लिख चुका हूं, वो समाज को बताऊंगा। जी। लेकिन वो सब कुछ केवल इसलिए था कि जिस दिन ये हमारे घर का बच्चा अगर काबिल बन गया और अगर ये कामयाब हो गया, तो पीढ़ियों के दर्द को मिटाने की क्षमता पढ़ाई लिखाई में होती है। और वही हमारी हसरत, उन लोगों की सपनों को हमारे पंखों पर लाद करके भेजा गया। इलाहाबाद से दिल्ली आए तो वो एक जोखिम भरा फैसला था, और वही जेआरएफ अगर ना होता, फेलोशिप ना होती, तो हम यहाँ तक नहीं पढ़ पाते, मेरे भाई बहन नहीं पढ़ पाते। पहली पीढ़ी के लोगों को जब जेआरएफ मिलती है, तो उस जेआरएफ का पैसा अगली अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में खर्च होता है। इस पर शोध होना चाहिए इस विश्वविद्यालय में, और वो पैसे से लोग पढ़ाई किए हैं, और इसलिए वो पैसे खत्म किए जा रहे हैं। और ये कारवां इसीलिए यहां तक पहुंचा कि हमने 14 साल हो गए, अब मैं एकदम ताजा पर बात कर दूं कि 14 साल में हमने अच्छे से पढ़ना लिखना पढ़ाना सीखा। 10-8 तो शोध आलेख हैं, तकरीबन 10-12 मेरे समसामयिक लेख हैं, किताब है, पढ़ने की 1000 चीजें हैं, पढ़ करके सीखा है कि कौन से विचार को कितना मानना है, कहां दिक्कत है, कौन सा विचार भारत के खिलाफ है, संविधान को बर्बाद करने वाला है, और कौन सा विचार आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है। ये किताबों ने हमें बताया, और हमने अपने पैसे की अधिकांश चीजें न अकाउंट में जोड़ा इतने साल, क्योंकि अगली पीढ़ी के दसियों लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। हम पढ़ के आ पाए इसीलिए क्योंकि आगे लोग पढ़ने गए। तो ये पूरी यात्रा है, उस पढ़ाई के पैसे से पढ़ाई के चीजों को लगाया गया है, अगली पीढ़ी को पढ़ाया गया है, किताबें खरीदी हैं। और 14 साल में आखिरी के 4 साल अगर आप निकाल दें, जब मैं मुखर होकर के बोलना शुरू किया, उसके पहले भी हम लोग लड़ते रहे, बोलते रहे, तो 10 साल मैंने चुपचाप एक शिक्षक होने का वह धर्म निभाया जो आज भी सब कुछ बर्बाद होता देखकर भी 99.99% शिक्षक चुपचाप वही धर्म निभा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का सिलेबस 1 मिनट में पास हो रहा है और निहायत घटिया सिलेबस है, वो चुपचाप उस पर साइन कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारे एकेडमिक स्कोर खत्म किए जा रहे हैं, पन्ने भरने का पूरा सिस्टम बन गया है, और क्वालिटी एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और सारे प्रोफेसर पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेहद हुनरमंद हैं, खुद को 3 लाख 4 लाख तनख्वाह पाते हैं, और पूरी शिक्षा की बर्बादी में वो चुपचाप बैठकर दस्तखत कर रहे हैं ताकि उनकी नौकरी अच्छी रहे और उनकी आने वाली पीढ़ियां विदेश पढ़ने जाए। हमने ये नहीं चुना कि हमने कहा कि ये गलत है तो बोलेंगे, और नियम कायदे के भीतर बोलेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई नियम कानून हमारे ऊपर नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। अगर गलत होते तो हमको नोटिस दे चुका होता हमारा विद्यालय, अगर गलत होते तो डीयू हमारे खिलाफ कंप्लेन कर चुका होता। तो ये यात्रा पंकज दा पूरी संघर्षों की यात्रा है। मेरे पिताजी कॉमरेड हुआ करते थे, फक्कड़ थे, उनके जेब में 10-20 रुपए रहे, वो पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करते थे, तो एक अगर करा लिया, उसका कमीशन मिला तो दिन भर निकल गए, साइकिल लेकर अखबार निकालते थे, चर्चा आजकल की। वो किसान परिवार, मेरे बड़े पिताजी कबीरपंथी संत के मानने वाले थे, और मेरे पिताजी कॉमरेड भगत सिंह अम्बेडकर की बात करने वाले। वो सीख थी कि गलत के खिलाफ बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। और गलत ये हो रहा है पंकज दा कि ये एक लक्ष्मण यादव के साथ अन्याय नहीं हुआ है,
हमारे सपनों को यूं कुचला नहीं गया है। आपने यात्रा की बात की, मुझे नौकरी से निकालने के बाद इस देश में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि चुपचाप गुलाम की तरह नौकरी करना, बोलोगे तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव का हश्र तुम्हारा भी किया जाएगा। ये मैसेज बिल्कुल देने की कोशिश की गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये इतना बड़ा हमला है कि अगली बार कोई भेजेगा अपने बच्चे को पढ़ने, और भेजेगा भी तो बिल्कुल गुलाम। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आप जब आपने पिता का अपना जिक्र किया, मैं उन्हें जानता रहा हूं, और बहुत अंदर से मुझे खुशी हो रही है कि एक इतने संघर्षशील और इतने एक सामाजिक आंदोलनों के और जनवादी आंदोलनों के एक अग्रणी व्यक्तित्व के पुत्र के नाते भी आप जाहिर है उनके ही कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि बहुत लोग आमतौर पर ये नहीं जानते हैं कि एक लक्ष्मण यादव कैसे बनता है। खास तौर पे वो लोग जिनके पास हजारों साल की शिक्षा की पूंजी है, जिन्हें इस बात की कभी चिंता नहीं हुई कि वो स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी फीस कहां से आएगी। उन्हें आमतौर पर यह नहीं समझ में आता कि इस समाज में, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके लिए आज भी अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना एक लग्जरी है। उसके लिए उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है। अभी 250 रुपए फीस की बात लक्ष्मण यादव ने की। हमारे उसी विश्वविद्यालय में अब वो फीस बताते हैं कि 40,000 के आसपास हो गई है तमाम कोर्सेज में। और मुझे नहीं लगता कि जिस देश में 25,000 लोग पाने वाले महीने का 1% जो सबसे ऊंचा तबका है उसमें आ रहा है, कौन लोग हैं जो 40,000 रुपए फीस देके पढ़ा सकते हैं। यानी उन्हें लोन लेना पड़ेगा। वो लोन लेंगे क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, और एक नए दुष्चक्र में जाएंगे। और यहीं से वो सिरा जुड़ता है जो नई एक एजुकेशन पॉलिसी का है। ये जो सब हो रहा है, इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी का कितना आप असर देख रहे हैं, जहां असहमतियों के लिए कोई अब जगह नहीं है। ये तो ठीक है कि आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, लेकिन पढ़ाएंगे क्या आप? विश्वविद्यालय अगर है तो वहां तो ग्लोबल नॉलेज होना चाहिए। आखिर एक शिशु मंदिर और विश्वविद्यालय का फर्क तो फिर भी रहना चाहिए। अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हटाकर किसी स्कूल की महिला को, जिसने सिर्फ स्कूल में पढ़ाया हो, उसकी नियुक्ति होती है, तो किसका नुकसान है? प्रोफेसर जी। लक्ष्मण यादव जी। जी। असल में आपने जो पृष्ठभूमि बनाई ना, वही वही हमारी यात्रा और इस देश के बहुसंख्यक लोगों की यही है कि हमारे लिए, हमें दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बनाया है, इसलिए इनके बर्बाद होने पर बोलना पड़ेगा। ये ना होते और ये सरकारी ना होते। मेरे मेरे जमाने में वही फीस 250-300 हुआ करती थी, और अब नई शिक्षा नीति ने इतने प्रावधान कर दिए हैं। उसमें एक प्रावधान है सेल्फ फाइनेंस कोर्स। हम्म। अब पहले यूजीसी हुआ करती थी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, ग्रांट कमीशन। सरकार पैसा देती थी, विश्वविद्यालय चलते थे, और वो सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा होता था, ताकि किसी की जेब में पैसा न हो तो ऐसा नहीं है कि उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिले। और अब नई शिक्षा नीति ने हेफा बना दिया है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। और हेफा फंडिंग एजेंसी जो है, डीयू, जेएनयू, बड़े बड़े विश्वविद्यालय उनसे लोन लेंगे। आप अगर एक साल का 50 करोड़ का आपका खर्चा है, तो 50 करोड़ लोन लेंगे, और उसे अगले 10 साल में आपको वापस करना है। तो कोई विश्वविद्यालय लोन कम से कम लेना चाहेगा, और जैसे ही वो लोन कम लेना चाहेगा क्योंकि उसे वापस करना है, तो अपने खर्चे घटाएगा, आमदनी बढ़ाएगा। खर्चे घटाएगा तो ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे जिनको सैलरी 25% दी जाए, और उनसे काम 100% का लिया जाए। देश भर में ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। एक तो पॉलिसी वाली वजह ये है। और आमदनी बढ़ाने का स्रोत किसी शैक्षणिक संस्थान के पास क्या होता है? विद्यार्थी की फीस। तो खर्चे में कटौती और आमदनी को बढ़ाना, और वही काम हो रहा है। इसीलिए 440% 440% फीस बढ़ाई गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। और जो जी। बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो जेल में डाल दिए गए, केस मुकदमा कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से तकरीबन 5 साल पहले जिन कोर्सेज का फीस थी 5,000, 6,000, आज की तारीख में वो 50,000 हो गई, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। और आपको फाइनेंस सेल्फ करना, आप बेचिए। नई शिक्षा नीति कहती है कि जो चीज बिकने में जितना बिकाऊ होगी, वह सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वह कोर्स पढ़ाया जाएगा।
शिक्षा बिक रही है, इसलिए हम बार बार कहते हैं 40% सिलेबस स्वयं ऐप पर पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन मोड में। 40% सिलेबस, तो 40% टीचिंग स्टाफ का क्या होगा, वो सरप्लस होगा। और मेटा कंसेप्ट बनेगा तो सरप्लस स्टाफ एक कैंपस से दूसरे कैंपस में ट्रांसफर होगा और नई शिक्षक की कोई जरूरत नहीं। यूट्यूब पर लेक्चर लीजिए और एक अच्छी सी डिग्री लीजिए जिसका फॉन्ट भी ओरिजिनल होगा और डिग्री भी ओरिजिनल होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय आपको घर बैठे डिग्री देगी, और ये काम हो रहा है नई शिक्षा नीति में। तो ये पूरा पॉलिसी अटैक हो रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि सिलेबस बदला जा रहा है? अमीर खुसरो को सिलेबस से हटा करके चंद्रबरदाई का बान वेद प्रकरण लगाया जाएगा, और ये देश के लोग जब तक समझेंगे ना कि आपके विश्वविद्यालय कैसे सांप्रदायिक किए जा रहे हैं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कबीर के वो दोहे नहीं पढ़ाए जाते, तुलसी का सुंदर कांड लग गया। मैं अपनी चूंकि हिंदी का हूं तो वहां से रेफरेंस ले रहा हूं। ये हो रहा है, और इसीलिए ठेके पर प्रोफेसर रखे जाते हैं ताकि आप इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बोलें ना, जबकि हम पर एस्मा लागू नहीं होता। जो ब्यूरोक्रेट के ऊपर लागू होता है नियम कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, राजनीति पर टिप्पणी नहीं कर सकते, हम तो चुनाव भी लड़ सकते हैं साहब, प्रोफेसर रखे हैं। मुरली मनोहर जोशी, आप दादा उसी विश्वविद्यालय से, और वो शिक्षा मंत्री रहे, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, और मनोज झा यहीं से हैं, राकेश सिन्हा है, और टीवी पर बैठकर दिन रात जहर बोने वाले प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो विचारक बन के वहां जाते हैं। तो एफसमा लागू नहीं होता, ये सब कुछ चलता है। ओवरऑल पूरा अटैक एजुकेशन सिस्टम पर इसलिए हम कह रहे हैं फीस महंगी हो गई तो पहली पीढ़ी कौन बाहर जाएगी, वो जो 90 के बाद इन विश्वविद्यालयों में आई, जिन्हें आपने 13 पॉइंट रोस्टर लाकर रोकना चाहा इसी गवर्नमेंट ने, जिन्हें आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स मल्टीपल इंटी मल्टीपल एग्जिट करना चाहा, नए स्कूल खोलने के दौर में पुराने स्कूल बंद करने की पॉलिसी नई शिक्षा नीति ने बनाई है। 45,000 डिग्री कॉलेज को अगले 20 साल में बंद करके 15,000 पर लाया जाएगा, क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत। ये नई शिक्षा, और इसलिए इस पूरी लड़ाई के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं पंकज दा। और ये पूरी यात्रा इसलिए है क्योंकि हमारे अब सोचिए, कोई बच्चा को जगह जमीन गिरवी रख करके पीएचडी कराया जाएगा तो पूरा घर और वो विद्यार्थी खुद ये समझेगा कि पहले मेरी नौकरी परमानेंट हो जाए, क्योंकि हमारी नौकरी पर अगला पूरा परिवार टिका हुआ है। इसलिए पहली पीढ़ी के लोग बोल नहीं पाते और शाखा में जा रहे हैं बेचारे चुपचाप, क्योंकि शाखा में नहीं गए तो उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा जो लिस्ट सिलेक्शन कमेटी के पहले भेजी जा रही है। रंगीन पर्चियां चल रही हैं। कल मुझे एक फोन आया, उन्होंने कहा कि अगर आपने 35 लाख 40 लाख पेमेंट करवा दिया है तो आपको इस रंग की पर्ची मिलेगी और वो ले जाकर इंटरव्यू बोर्ड में रखना है। अगर आप जो है संघ की शाखा से हैं तो आपको इस रंग की पर्ची मिलेगी, वो ले जाकर। ये मुझे लोगों ने किस्सा बताया। अरे भाई, अभी चुनाव नहीं है, ईडी सीबीआई को थोड़ा इधर भेज दीजिए और जरा देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय की साख क्यों खत्म हो रही है। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लाखों रुपए लेकर नौकरी बांट रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप आरएसएस के कैडर को भर्ती कर, और मेरा मेरिट की बात आखिर में आपके सवाल का जवाब, आपने मुझे 96 एपीआई वाले को हटाकर 52 एपीआई वाले को रखा जिसका स्कूल में पढ़ाने का अनुभव। तो आप असल में अपने क्लासरूम में एक रीढ़ वाला एक आजाद ख्याल, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं चाहते। कहां गए वो लोग जो आरक्षण का विरोध इसलिए कर रहे थे कि उच्च शिक्षा में अगर आरक्षण आ गया तो क्वालिटी एजुकेशन बर्बाद हो जाएगी, मेरिट खत्म हो जाएगी। आज वो उनमें से कोई नहीं बोल रहा कि लक्ष्मण यादव टॉपर ऑफ द बैच, 96 एपीआई, सबसे अच्छा इंटरव्यू, 14 साल का एक्सपीरियंस, उसको हटा करके एक ऐसे कैंडिडेट को रखना जो आरएसएस के शाखा की एक अपने जिम्मेदार है, हरियाणा की महिला उसकी विंग की अध्यक्ष, और मेरा प्रिंसिपल जो आरएसएस का शिक्षक विंग का प्रचारक है। ये सब गठजोड़ करके स्कूल से ले आकर उसे डिग्री कॉलेज में पढ़वा रहे। कौन सी मेरिट आपने चेक की? आप कौन सी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं? तो ओवरऑल पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और कर चुका है। मैं तो ये कहूं कि ये यूनिवर्सिटी बर्बाद की जा चुकी हैं। हम तो आखिर में बोल रहे हैं कि शायद कुछ बच जाए, और अगर देश की जनता समझेगी तो शायद कोई जन आंदोलन खड़ा हो। और हम तो चाहते हैं ये लड़ाई लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है, इस पूरे सिस्टम की लड़ाई। आपके गांव किसान खेत की मेड़ से चलकर कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बना तो यूं ही नहीं बन गया, उसने बहुत संघर्ष किया, और उसे निकाला कैसे गया? उसके साथ अन्याय करके। तो अगली बार आपके बच्चे उसके शिकार होंगे। ये पूरी लड़ाई बहुत व्यापक है। मेरिट तबाह और विश्वविद्यालय की कोई रैंकिंग नहीं, और अब तो विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है पंकज, आप जानते होंगे, उसमें गौशाला खुल गई है, यज्ञ वेदी परमानेंट बनी हुई है। हिंदू अध्ययन केंद्र जब खुला तो वाइस चांसलर यज्ञ में संविदा देते हुए, आहुति करते हुए प्रसाद बांटा गया। और बड़े, अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण यादव पॉलिटिकल बात किया करते थे बाहर, तो लक्ष्मण यादव संविधान की बात करे तो डीयू में प्रोफेसर नहीं होगा। और ये सारे भगवा पहन करके अमित शाह के पीछे आगे परेड कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, रिसर्चर, अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो एक विचारधारा का प्रोफेसर, तो फिर कहां गया वो यूनिवर्स, ग्लोबल यूनिवर्स विश्वविद्यालय? इसका मतलब आरएसएस का कैंपस सिलेक्शन का प्लेसमेंट अड्डा बन गया। ये हो रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल, ये शिशु मंदिर, वही समस्या ये है कि हमारे जो विश्व गुरु बनने की बात है, या विश्वविद्यालय, जब विश्वविद्यालय में विश्व शब्द है तो जाहिर है उसमें एक आपको एक उसका जो बुनियादी जो मानक हैं उनका आपको इस्तेमाल या उनका ख्याल तो रखना ही होगा। अब बहुत आपने महत्वपूर्ण बात एक ये कही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चुप हैं। तो फिर ये जो रिप्रेजेंटेशन की वजह से नौकरियां भाई पिछड़े और दलित वर्गों को सीट्स में भरना ही पड़ेगा, वो आप भर रहे हैं, तो इस वर्ग में क्या आपको कोई बेचैनी नजर नहीं आ रही? क्योंकि एक बात जो मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप अपना खेत बेच के, अपना पेट काट के आप दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों में किसी गांव से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वहां पर अब शिक्षक इस लायक नहीं रह गए हैं, या बहुत कम रह गए हैं, या जिस तरह के शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं वो आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ये एक गंभीर प्रश्न है कि शिक्षा में इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? तो मैं ये पूछ रहा था आपसे लक्ष्मण भाई कि जो ये पिछड़े दलित जातियों के, वंचित जातियों के जो लोग आरक्षण की वजह से जिन्हें रखने की मजबूरी है, क्या उनके बीच कोई अकुलाहट, कोई बेचैनी नहीं है? या ये मान लिया जाए कि अब आरएसएस का जो एक विराट जो एक अभियान है वो इस स्तर पे पहुंच गया है कि लोग बस चुपचाप यज्ञ में समिधा डाल रहे हैं? असल में संविधा डालने वालों की तादाद तो बढ़ गई है और यज्ञ की फ्लुएंसी बढ़ गई, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा यज्ञ हो रहा है। असल में इस सवाल का जवाब मैं भी तलाश रहा हूं, और जो दिख रहा है उस पर अगर मैं टिप्पणी करूं, ओबीसी पोस्ट पर एक ओबीसी को ही रखेंगे, ये तो संविधान की बाध्यता है, वरना उनका बस चले। अच्छा, एक और बड़ा गंभीर बात है जो कि आपके साथ ये बात की जा सकती है और लोग समझेंगे, जो मैं नहीं पूछ रहा हूं, अगर आप हाँ, उसका भी जवाब अपने वो जरूर दीजिए, कोई जरूरी नहीं मैं कि उसको मेरे जोड़ सवाल लेता हूं। जैसे ओबीसी पोस्ट पर ओबीसी को रखा जाएगा, ये संविधान की शर्त है। रिटन एग्जाम देश भर में कहीं भी होता है तो 50%, जो अब ईडब्ल्यूएस के बाद 40% ओपन कैटेगरी बची, तो उसमें मिसलिनियस होता है। यानी अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अगर 40 ओपन कैटेगरी की पोस्ट है, और मान लीजिए मैं ओबीसी हूं, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, और उसकी मेरिट 80वें नंबर पर है, 85वें नंबर पर है, तो वो यूआर में जाएगा, वो अपनी कैटेगरी में नहीं आएगा। क्योंकि 10% 15% सवर्ण आबादी को 40% रिजर्वेशन नहीं मिला है, वो ओपन फॉर ऑल है, उसमें कोई भी जा सकता है। और एक बात तो स्पष्ट लोग समझ लें कि जनरल माने जो सवर्ण कहा जाता है, एक ये मिसलीडिंग है, ऐसा नहीं है। जनरल मतलब सब लोग उसमें हैं। जी, उसीलिए उसका नाम यूआर होता है, अनरिजर्व, सब ओपन फॉर ऑल। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये जो 4000 अपॉइंटमेंट हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि 4000 में 3999 यूआर की पोस्ट पर केवल और केवल सवर्ण रखे गए होंगे। ये बड़ा स्कैम है कि नहीं? एक आध कोई अपवाद होगा, वहां कोई आएगा। क्यों? क्योंकि पता है वो क्या कहते हैं, मैं मतलब 96 मेरा आईपीआई, अब इस टेक्निकल पॉइंट को ये समझा जाए तो 96 मेरा आईपीआई, तो मैं यूआर के लिए भी एलिजिबल हूं, ओबीसी के लिए भी एलिजिबल हूं, लेकिन मिसलिनियस इंटरव्यू की लिस्ट नहीं बनेगी, वो कैटेगरी वाइज बनेगी। आज ओबीसी का इंटरव्यू है, कल यूआर का है, परसों एससी का है। तो मैंने अगर ओबीसी में भर दिया तो मैं ओबीसी में इंटरव्यू दूंगा, मेरा सिलेक्शन किस में होगा? ओबीसी में होगा। तो यूआर में जो कौन भरेगा? जो किसी रिजर्वेशन को नहीं ले रहा, और जब कोई रिजर्वेशन वो नहीं ले रहा, वो यूआर में भरेगा, तो वो यूआर में सारे वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आपसे साझा करना था, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, और उसमें भी एक ही जाति के लोग हैं, ये भी कह दो, वो एक ही है तबका जो यूआर में भी सारी प्रोफेसरशिप की मलाई खा रहा है।
थोड़े बहुत लोग बाकी लोगों को मिल रहा है। अब आते हैं मूल बिंदु पर। असल में पूरा समाज 90 एक के मिनट बाद। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यहां बस एक चीज पूछ लेता हूं। तो मिसलेनियस लिस्ट बने, अलग रिजर्वेशन के आधार पर इंटरव्यूज ना हो, क्या इसका कोई कानूनी इस पर कोई चुनौती नहीं दी गई है, या इस पर अभी कुछ बात हुई? अभी तक कोई चुनौती नहीं दी गई है, और ये विडंबना विरोधाभास है। और इसमें क्या है ना कि लिखा कहीं नहीं है कागज पर। जैसे मुझे इंटरव्यू से आपने निकाल दिया, तो उसमें इंटरव्यू बोर्ड को लिखना ही नहीं है कि लक्ष्मण यादव को क्यों निकाला जा रहा है और XYZ को क्यों रखा जा रहा है। उसमें केवल एक पन्ने पर लिखा जाता है ओबीसी पर इनका सिलेक्शन हुआ, SC पर इनका हुआ। तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि नियम ऐसा बना है कि इंटरव्यू को पूरा वेटेज दिया हुआ है। यानी ये स्पष्ट कर दीजिए, यानी आपने पढ़ा लिखा, किताब लिखी, नंबर पाए, ग्रेजुएशन तक लगातार या MA तक 4 फर्स्ट क्लास रहे वगैरह वगैरह, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। इंटरव्यू दीजिए और सीधे दिखाइए वाली पर्ची और सिलेक्शन पा जाइए। क्या आप डेढ़ ये मिनट कहना चाह रहे हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में यही हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। अब तो मैं सिस्टम से बाहर हूं, तो कम से कम मैं तो सच्चाई बोलूं। हम्म। जो प्रोफेसर एक्सपर्ट बन के आता है, उससे आप अकेले में मिलिए, और मैं कह रहा हूं जांच कराइए। पंकज दा, हम्म। सबसे अच्छा क्या है, विश्वविद्यालय किसी सरकार से बड़ी चीज होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पैदा करने वाली जगह होते हैं विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय किसी के गुलाम बन जाएंगे, किसी विचारधारा के, किसी व्यक्ति के, किसी पार्टी के, तो देश बर्बाद हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहां से हम पढ़े, वहां से कितने प्रधानमंत्री निकले, कितने मुख्यमंत्री निकले। तो विश्वविद्यालय ये जगह होती है, और उसे अगर ये किया जा रहा है तो देश भर को चिंता होनी चाहिए। और अगर देश भर को चिंता है, तो जरा सबके फोन रिकॉर्ड निकलवाए जाए। इस दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का, एक एक व्यक्ति है जो डीन ऑफ कॉलेजेस है, उसका रिकॉर्ड दिखाया जाए। इस समय डीन ऑफ कॉलेज जो व्यक्ति है, उसी को ये जिम्मा दिया गया है कि लिस्ट आप फाइनल करेंगे, किनका करना है, किनको बाहर निकालना है। जरा उसका कॉल रिकॉर्ड करवाया जाए कि वो कौन है जो उसको फोन करके कहता है कि इनको मत रखना, इनको। वो कौन इन्वॉल्व है? एक्सपर्ट जो इंटरव्यू लेने बैठ रहे हैं, और इंटरव्यू के बाद जब वो सिलेक्शन करने बैठ रहे हैं, तो किसका फोन उसके पास आता है? जांच होनी चाहिए ना। इसलिए क्योंकि टोटल करप्ट है ये पूरा सिस्टम। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और एक अड्डा बना हुआ है जहां पर कोई जाकर दंडवत होता है, हाफ पैंट पहन करके सलामी देता है, रोज दलाली करे। तो वो प्रोफेसर कहता है अच्छा रुको, अगले वाले इंटरव्यू में बात करता हूं, देखता हूं। फिर किस बात का मेरिट आप चेक कर रहे हैं? सब सेटिंग पर तो है। क्या कोई मेरिट लिस्ट से हो, नहीं ये कोई मांग शिक्षकों की ओर से अदालत में कि जो मेरिट, जैसे आपने कहा आप API 96 है, तो ये कोई मायने नहीं रखता? तो बहुत बड़ा एक वैसे भी मांग होनी चाहिए। तो क्या हमारे शिक्षक संघों की ओर से ये कोई मुद्दा पहले भी नहीं रहा और आज भी नहीं है, या पहले था अब नहीं? पहले बीच में एक बार मांग हुई, जैसे बिहार में मेरी जब नौकरी लगी थी 2017 में, जी। मैं इसलिए छोड़ जी। दिया क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था। तो मुझे लगा जी। जी। आप अपने सपने को वहां से पूरा करना चाहते हैं ना, आपको लगा कि यहाँ आप हो जाएंगे, आप वहां से निकाल दिए। बिहार ने क्या किया था कि 100 नंबर का अगर है तो 85 नंबर एकेडमिक स्कोर होंगे। BA, MA, नेट, JRF, PhD, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ मिलाकर एकेडमिक स्कोर 85, और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू बोर्ड में कोड होगा। मैं अपना नाम नहीं बोलूंगा, मैं अपनी पहचान नहीं जाहिर करूंगा। वो कोड आप बाहर आपको मिलेगा, उस कोड को आप ले जाकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलेंगे कि मेरा कोड है T1234। तो सारे इंटरव्यू बोर्ड के पास लिस्ट होगी, T1234 के आगे वो टिक कर देंगे, ये कैंडिडेट सामने बैठा है। और मैं कौन हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं कोई पहचान नहीं बोलूंगा। फेयर इंटरव्यू, फेयर इंटरव्यू। और 15 नंबर में से मान लीजिए मुझे 8 नंबर मिला, और 85 में से मुझे 78 नंबर मिला। तो ये दोनों जोड़कर अगर 100 में 86 होगा, तब मेरी कट ऑफ होगी, और अंत में मेरा डिसीजन होगा कि मैं प्रोफेसर बना या नहीं बना। DU ने क्या अपनाए रखा है? UGC ने इसको छूट दे रखी है। विश्वविद्यालय स्वायत्त होते हैं पहले। तो DU ने कहा कि 100% वेटेज किसको? इंटरव्यू बोर्ड को। यानी ये जो API है, ये केवल इंटरव्यू कौन देगा कौन नहीं देगा, इसका क्राइटेरिया है। आप PhD हैं कि नहीं। अरे भाई, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में RSS के वो कैडर भरेगा जो प्लेन MA और नेट थे, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी MA और नेट है। आप अगर मिनिमम API अगर पूरा हो गया, पैसे देकर अगर महीने में आपने 3-4 आर्टिकल जल्दी दी, उधर से फोन आया कि अरे बेटा तुम तैयार हो जाओ, फला जगह तुमको अपॉइंट करना है। सर मेरा API नहीं है, पूरा हो रहा है। क्यों नहीं? 3 आर्टिकल नहीं लिखा,
वो मैगजीन है, उसको 2-2 हजार रुपए एक आर्टिकल पर आर्टिकल के हिसाब से भेज दो और तुरंत एक हफ्ते में बैक डेट में इंटरव्यू का आर्टिकल छप के आ गया, एपीआई 40 नंबर हो गया, इंटरव्यू बोर्ड में बैठ गए और फाइनल रिजल्ट पर नाम लिख दिया गया कि ओबीसी पर फलाने कुमार हो गए। और उसका एपीआई कितना, किसी को नहीं पता। उसने उसका एकेडमिक मेरिट कितनी, किसी को नहीं पता। आप कोर्ट में चैलेंज करने जाएंगे तो क्लॉज दिखा देगी दिल्ली यूनिवर्सिटी कि साहब इंटरव्यू बोर्ड को 100% वेटेज है, वो एक लाइन में जिसको चाहे उसको कर सकता है। तो ये जो पूरी पूरी कवायद है, इसने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर। और मैं कहता हूं कि एग्जाम कराओ ना, या बिहार की तरह वो वाला एक पैटर्न अपनाओ कि एकेडमिक स्कोर, इंटरव्यू, इन सब को जोड़कर एक मेरिट बनाओ और उस मेरिट को पब्लिक डोमेन में रखो और इस तरह से फिर प्रोफेसर चुनो। प्रोफेसर सामान्य नहीं होता पंकज दा। प्रोफेसर 30 साल तक 30 बैच को पढ़ाएगा। कोई सरकार आएगी जाएगी, प्रोफेसर हमेशा रहेगा। वो वहां से नए नागरिक गढ़ता है और अगर आरएसएस का शाखा वाला वहां चला गया तो वो रोज जहर भरेगा कि आरक्षण बुरी चीज होती है, मुसलमान बुरे होते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, राम मंदिर कितना जरूरी है। मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में संघ की शाखा लग रही है और सेल्फी पॉइंट बन रहा है पीएम मोदी के साथ। जाइए प्रोफेसर सेल्फी लीजिए और सोशल मीडिया पे डालिए, तब आपको प्रमोशन मिलेगा। ये कितना करप्ट, कहां मेरिट गई? मैं तो यही इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वेयर इज द मेरिट इन दिस एकेडमिक सिस्टम? आपने पूरा मेरिट खत्म कर दिया है। और आपके उस सवाल का जवाब दे दूं, जो बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा था। एक पपेट हटा करके बोलने वाला ओबीसी नहीं चाहिए, जैसा ओबीसी खुद प्रधानमंत्री हैं और जैसा ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जैसे आदिवासी, जैसे राष्ट्रपति, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको वैसे चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, उनकी आरएसएस की शाखा का हो। तो वैसे लोग तो नौकरी पाने और निजी लाभ पाने के लिए तो देश में भरे पड़े हैं। विश्वविद्यालय में जो जो लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी सीटों पर तो एससी एससी ओबीसी ही होंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो अंबेडकर की बात कभी जीवन में नहीं करेंगे, वो संविधान का स भी नहीं बोलेंगे, वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, भगवा पट्टा पहनेंगे, एबीवीपी के कार्यक्रम के लिए अपनी आधी सैलरी चंदे पर देंगे, गुलाम बनेंगे। वो सारे एससी एसटी ओबीसी वहां पर जाकर नौकरी ले रहे हैं। उन्हें बोलने वाला प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इसलिए चुभता है क्योंकि वो गोडसे गोलवलकर हेडगेवार के ऊपर सवाल करता है, जो मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के तहत मैं सवाल करता हूं। तो ये एकेडमिया किस कदर तबाह हो रही। और मेरे देश के अगर ओबीसी एससी एसटी को जरा, ये मैंने जब आरटीआई लगाई, हमने लड़ाई लड़ी 2020 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के थे। ये कौन बोला? हम बोले। ये हमने क्वेश्चन पूछा, हमने सांसद को दिया, सांसद ने वहां पर लगाया। 2019 का डेटा पब्लिक हुआ। 2019 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव थे, उन्होंने पहली बार जब कोट किया 18-19 के समय, तो उन्होंने कहा कहां है मंडल और कहां है संविधान? आपके विश्वविद्यालयों में 97-98% केवल ब्राह्मण बैठे हैं। मैं विरोध उनका नहीं कर रहा हूं, जाति नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय तो सबके होने चाहिए ना। हमारी लड़ाई ये थी, आप भी रहे हम भी रहे। जैसे आरएसएस का कैडर है, वो भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो सकता है, तो एक अंबेडकर और संविधान की बात करने वाला भी प्रोफेसर हो सकता है। ये हमारी लड़ाई। तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं है कि उनका हक कैसे मारा जा रहा है। उनके लिए तो मंदिर बन रहा है, उनके लिए तो मुसलमानों को ठिकाने लगाया जा रहा है। तो प्रोफेसर दरअसल समाज को जागरूक करता है। प्रोफेसर किताब पढ़ेगा। मेरी पहचान इस देश में इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत बहुत बड़े घर का था, मैं कोई बहुत सुपरस्टार हूं, नहीं। पंकज दा, आप जानते हैं हम लोग संघर्षों के साथ पले बढ़े हैं। हमें किताबों ने बनाया, हमने लेख लिखे, शोध किया, उसे पब्लिक में बोला तो लोगों ने सुनना पसंद किया कि यार ये बड़ी जरूरी बात कर रहा है। और आप इस बात के लिए चुप हैं कि आपके विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर गुलाम बनाए जा रहे हैं। ये मेरी लड़ाई है और ये मैं अपने समाज को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई देखो, तुम्हारा हक कैसे मारा जा रहा और कैसे इस विश्वविद्यालय को खत्म करके पूरे देश के लोगों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ये लड़ाई पूरी। मेरा ख्याल है अब हम लोग अंत की ओर चलते हैं। आप शायद, मैंने पहली बार, और भी शायद कभी ऐसा हुआ हो, आमतौर पर नहीं होता, कि एक प्रोफेसर को निकाला जाए और उसके पक्ष में प्रदर्शन हो, कॉलेज के लड़के, देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन हो। ये बताता है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो लोकतांत्रिक चेतना के पक्ष में आवाज उठाई, उसका एक असर है, व्यापक असर है। और शायद वही असर आपके लिए
कहर बन गया नौकरी के सिलसिले में। हालांकि समाज के लिए शायद ये एक नई राह खुलने जैसा हो, एक नया, गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया तो उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे उनके साम्राज्य का ही सूरज डुबोने में इस व्यक्ति की एक बड़ी भूमिका होगी। तो क्या लक्ष्मण यादव, जो मेरी नजर में एकलव्य नहीं है, चाहे उनका अंगूठा काट लिया गया हो, वो संघर्ष के रास्ते पर है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? दिशा क्या है आपके संघर्ष की? मेरा मानना यह है कि अगर गलत हुआ है, वो गलत इस तरह से हुआ है कि हमने कोई गलती नहीं की और हमने जो है ये सवाल पूछना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो हमें शिकार बनाया गया। हम अभी एक पैन इंडिया मूवमेंट बनाना चाहते हैं और आपने कह ही दिया, एकलव्य कमजोर था, वो बिल्कुल गुरु बिल्कुल। गुरु मान बैठा था, उसे नहीं पता कि गुरु द्रोणाचार्य है। हम्म, आज के एकलव्यों के लिए जो द्रोणाचार्य हैं वो अंगूठा नहीं मांग रहे, उनका पूरा करियर मांग ले रहे। और हम ये बात समझ गए कि एकलव्य ने अंगूठा दिया तो वो खत्म हो गया। और एकलव्य के समय भारत का संविधान नहीं था हम्म, और हमारे हाथ में भारत का संविधान है। हम्म, तो न हम किसी का अंगूठा कटने देंगे और न किसी का इस तरह से अन्याय होने देंगे संविधान के दम पर। फिर क्या करेंगे? इस संविधान के दम पर अपने लोगों के बीच जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुछ लोगों ने मेरी नौकरी छीनी तो मैं कक्षा का प्रोफेसर नहीं रहा और पिछले एक हफ्ते में हजारों फोन पूरे देश से आए जिसने ये कहा कि तुम जनता के प्रोफेसर हो। तो ये साहब, ये पंकज दा कमरा है ना मेरा, मैं यहीं से पढ़ाऊंगा। वो कक्षाएं नहीं होंगी, मैं पढ़ाऊंगा, मैं कलम किताब को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। मैंने अब तक सामाजिक न्याय की पाठशाला अपने यूट्यूब चैनल पर चलाई, अब मैं साहित्य की पाठशाला भी चलाऊंगा, राजनीति की पाठशाला भी चलाऊंगा, यहां से कविताएं पढ़ूंगा और समाज को पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो एक तो ये सोच लिया, झुक करके डर करके किसी से नौकरी न मांगने गए कभी और न नौकरी मांगेंगे। लेकिन हाँ, अगली बार कोई इस तरह लक्ष्मण यादव न बने। एक हमारी साथी है डॉक्टर रितु सिंह, वो विश्वविद्यालय में 100 दिन से ज्यादा पर धरने पर बैठी हुई है। उसे जातिवादी आरोप लगाकर दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाहर कर दिया। मान लीजिए 25 विद्यार्थियों से कंप्लेन कराई उसके खिलाफ, तो पता चला उसमें से लगभग 20 विद्यार्थी रिकॉर्ड में ही नहीं है। इतनी बड़ी साजिश विश्वविद्यालय में हो रही है डॉक्टर रितु के खिलाफ। तो हमारी लड़ाई डॉक्टर रितु के साथ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर सूरज मंडल को प्रमोशन न देने की लड़ाई है, क्योंकि वहां भी जाति देखी जा रही है। हमारी लड़ाई किसी और रोहित वेमुला और पायल तड़वी को न होने देने की लड़ाई। हमारी लड़ाई ये भी है कि आईआईटीज में से 13,000 SC ST OBC बच्चे क्यों निकाल दिए गए, फेल हो गए, कैसे वो बाहर हो गए। हमारी लड़ाई इसलिए है क्योंकि आज भी इस देश में 97% SC ST OBC के प्रोफेसर के पोस्ट वैकेंट हैं, यानी वो खाली हैं, उस पे है ही नहीं प्रोफेसर। हमारी लड़ाई इस बात की है कि विश्वविद्यालयों को एक विचारधारा के रंग में रंग कर आने वाले समय के लिए आइडिया ऑफ इंडिया को कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि हमारे साथ कोई गलत ना हो। तो पहले कदम ये कि हम इसी कक्षा में बैठकर यहीं से पढ़ाएंगे और जनता पढ़ेगी। मुझे उम्मीद है मैं भी उन्हें पढ़ूंगा, सीखूंगा। और दूसरी, मैं जजों की अदालत के लिए भी रास्ते तलाश रहा हूं। मैं वकीलों से मिलूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कोई न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है, उस गुंजाइश को तलाश कर उधर भी काम करेंगे। तो जजों की अदालत में भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे और उनसे ये अपील करने कि आप कुछ नहीं तो कम से कम शैक्षणिक संस्थानों को तो बचा ले दो, शिक्षा तो बचा लो। तो हमारी कोशिश है कि एक जन आंदोलन की तरह इसे करें। हम आज एक मीटिंग कर रहे हैं, हम कुछ अपने लोग वहां से एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं इस तरह के ज्ञापन का, उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे। देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, मेरे पक्ष में न कहूं तो मेरे इस अन्याय के खिलाफ, शिक्षा बचाने के लिए हम उन आंदोलनों को और तेज करेंगे। देश भर के लोगों से अपील करेंगे कि आप अपने लिए नहीं बोले तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो बोलिए। तो एक कॉल देंगे राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का, हर जिले में ज्ञापन दिया जाए, हर जिले में यह सवाल पूछा जाए और फिर मैं इसे कैंपेन की तरह खड़ा करूंगा।
हर जिले के लोगों से कहूंगा अपने यहाँ के सरकारी स्कूल और सरकारी डिग्री कॉलेज की फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड निकालिए, हमें भेजिए और हम देश भर के लोगों को बताएंगे कि शिक्षा कितनी बर्बाद होती जा रही है। और अब तो ये ठान लिया है दादा, उन्होंने उन्होंने जो दिया वो एक खरोंच है, हम देंगे वो जो जख्म पीढ़ियां याद रखेंगे। ये गलत नहीं है, हम तो तेवर तो यही रहेगा। छीन सकते थे नौकरी, छीन ली। अब इस पूरी लड़ाई को, शिक्षा के बचाने की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई तक ले जाएंगे और इसे एक जन आंदोलन बनाने की पूरी कोशिश करके अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें आंदोलित करके इसके पूरी लड़ाई को लड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। यही मेरी रणनीति। आपने लड़ाई का ऐलान किया है और अपराध आपका वही है जिसके लिए गोरख पांडे ने कभी कहा था कि वे डरते हैं, किस बात से डरते हैं वे डरते हैं, किस बात से डरते हैं वे, तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस और फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग डरना बंद कर देंगे। तो आपने डरना बंद कर दिया है, खास तौर पर जो तमाम लोग जो किसी भी तरह से अपनी नौकरी बचाने के लिए लगातार झुकते जा रहे हैं, उनके लिए, उनके बीच आप एक रोशन चेहरा है, एक मशाल है। इसकी रोशनी दूर तक जाएगी और जो आपने शिक्षा पर केंद्रित किया है अपनी लड़ाई को, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसका व्यापक संदर्भ भी है, वो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई से भी जुड़ती है। लेकिन शिक्षा का पूरा प्रश्न ही, जहां पर इंटरव्यू वाले के हाथ में 100% नियुक्ति हो जाए, ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। अगर आप कोर्ट जाएंगे, सीजीआई साहब तो हार्वर्ड से पढ़े हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश, हालांकि हार्ड वर्क के सामने अभी वो काफी उनके फैसले बड़ा निराश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ध्यान आए कि वो किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और विश्वविद्यालय होने का मतलब क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भाई, और आपकी लड़ाई में हर कदम पर हमारे जैसे लोग हर लिहाज से शामिल रहेंगे। हम भी निकाले गए थे आज से लगभग मोदी जी के आने के तत्काल बाद एक बड़े चैनल के बड़े पद से, तो मैं समझ सकता हूं कि लड़ाई कितनी मुश्किल होती है और सड़क पर रहकर संघर्ष करना भी आसान नहीं होता है। लेकिन आपको व्यापक समर्थन, सहयोग समाज देगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और आपकी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में बदलेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।